हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसको हमने पिछली क्लासेस के अंदर शुरू किया था, उसका पार्ट 5 करने वाले हैं। और बात कर इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने जो अल बिरूनी था, उसने जो भारतीय समाज के जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, उसकी जैसे अस्पृश्यता वगैरह जैसे व्यवस्था थी, उसके बारे में चर्चा की थी। और उससे आगे की बातचीत आज हम करने वाले हैं। जैसे अल बिरूनी ने भारतीय समाज के अंदर जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, उसको जो उत्पत्ति थी किस प्रकार हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे के यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो फिर आज की क्लास को अब हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी जाति व्यवस्था के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था, अल बिरूनी ने वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है। जैसे अल बिरूनी ने उल्लेख किया, उसके बारे में चर्चा करें। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि वह ब्रह्मा प्रकृति नाम मतलब ईश्वर शक्ति का ही दूसरा नाम है। जो ब्रह्मा है वह ईश्वर का ही शक्ति नाम, दूसरा नाम है ईश्वर का। और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी कारण से हिंदू इन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। जो अल बिरूनी ने ग्रंथ लिखा था ना, मतलब विवरण दिखा था जो वर्ण व्यवस्था के अंदर, वो मतलब किससे प्रभावित होकर लिखा था? जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे उससे ही मतलब जो प्रभावित होकर अल बिरूनी ने अपने विवरण लिखे थे। ठीक है, अब बात करें जो अल बिरूनी ने लिखा है कि सबसे ऊपर जाति के अंदर ब्राह्मण आता है, जो ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए, जो सबसे ऊपर माने जाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि क्षत्रिय, जिनका सृजन यानी उत्पत्ति ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ, मतलब सिर से थोड़ा नीचे कंधों और हाथों से हुआ। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं था, मतलब कि जो क्षत्रिय थे उनका ब्राह्मणों से दर्जा ज्यादा अधिक नीचे नहीं था, मतलब बराबर ही थे। थोड़ा मतलब अंतर था, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं था। अब तीसरा बात कर वैश्य, जिनका उद्भव ब्रह्मा के झनकाओं से हुआ था, मतलब कि पैरों के बीच की जगह से जो वैश्यों का उत्पन्न हुए थे। आगे बात करें तो शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ था, मतलब ब्रह्मा के पैरों से जो शूद्र थे उनका उत्पत्ति हुई थी। आगे बात कर अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं था, जो मतलब वैश्य और शूद्र थे उन दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। और बात कर लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों गांवों में रहते थे, समान घरों और अवसरों में मिलजुल कर रहते थे। मतलब कि जो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर 4 वर्णों के अंदर बांटा गया था, उसकी जो अल बिरूनी ने चर्चा की है, उसके अंदर 4 वर्ण बांटे हुए थे। उस जो लेफ्ट के 2 वर्ण थे वैश्य और शूद्र, उनको उन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था। और वह एक ही मतलब आवासों शहर और गांव के अंदर रहते थे, लेकिन उनके अंदर भिन्नताएं थी। मतलब उन लोगों के बीच जैसे बात करें तो सामाजिक प्रताड़ना होती थी। ठीक है, कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि जो इब्न बतूता था वो अलग अलग स्थानों पर यात्राएं करता था, वहाँ की जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी उसके बारे में चर्चा की है। और बात करें तो वह जो उत्सुक रहता था, उत्साहित रहता था, मतलब कि अलग अलग स्थानों पर उसकी संस्कृति और सामाजिक स्थिति की जानने के लिए और वह अपने विवरण के अंदर लिखने के लिए। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। ठीक है, जब 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता दिल्ली आया था, उस समय तक पूरा उपमहाद्वीप एक ऐसे वैश्विक संचार तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में उत्तर पश्चिम अफ्रीका तथा यूरोप तक फैला हुआ था। मतलब कि जो 14वीं शताब्दी के अंदर जो इब्न बतूता भारत आया था, उस समय हमारे देश जैसे भारत के जो सांस्कृतिक और सामाजिक तंत्र था, मतलब जो अन्य देशों के साथ आदान प्रदान, मतलब वहाँ के देशों के व्यक्ति यहाँ पे आते थे और यहाँ के व्यक्ति जो अन्य देशों के अंदर घूमते थे, इसके बारे में हमें बताया गया। वैश्विक तंत्र के अंदर भारत बंधा हुआ था। ठीक है, आगे बात करें तो इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की। जैसे वहाँ पे देखा पवित्र पूजा स्थलों को देखा, विद्वान लोगों मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे जो शासकों के साथ समय बिताया, कई बार काजी के पद पर भी रहा तथा शहरी केंद्रों की विश्ववादी संस्कृति का उपयोग किया, जहां अरबी, फारसी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं बोलने वाले लोग विचारों, सूचनाओं तथा उपाख्यानों का आदान प्रदान करते थे। मतलब कि जो
अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके विचार थे, उनके साथ अपने विचार साझा करते थे, उसी को अपने व्याख्यानों के अंदर लिखते थे। ठीक है, अलग अलग संस्कृति और विचारों के लोगों के साथ मिले और आदान प्रदान करते थे। इनमें अपनी धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध लोगों की ऐसे राजाओं जो निर्दय तथा दयावान दोनों हो सकते थे तथा साम्राज्य पुरुष और महिलाओं तथा उनके जीवन की कहानियां सम्मिलित करते थे। मतलब कि जो अच्छे शासक और बुरे शासक और सामान्य जनता थी, महिला और पुरुष, उनकी भी कहानियां इस उपख्यानों के अंदर लिखी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। मतलब कहानियां सम्मिलित थी, जो भी कुछ अपरिचित था उसे विशेष रूप से रेखांकित किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि श्रोता तथा पाठक सुदूर पर सुगमी देशों के वृत्तांतों से पूरी तरह प्रभावित हो। मतलब कि जो अलग अलग स्थानों पर जाते थे, वहां पे जो नई चीज देखते थे ना, जैसे हमारे भारत के अंदर आया जो इब्न बतूता आया था, उस समय जो पान और बात करें नारियल को देखा, उसको एकदम उत्साहित तरीके से अलग प्रकार एकदम शैली का प्रयोग करके उसे अपने किताब के अंदर लिखा, जिससे वो अन्य देशों के जो व्यक्ति थे वो उस विवरण से प्रभावित होकर यात्रा करने के लिए उत्साहित होते थे। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर इतना था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि जो इब्न बतूता जो आया था यात्री भारत के अंदर, उसने अपने वृत्तांत के अंदर नारियल और बात करें पान का वर्णन किया है। अब आप कहेंगे भाई नारियल और पान का वर्णन क्यों किया है? ये तो भारत के अंदर मतलब हर व्यक्ति को पता है क्या होता है, लेकिन वो बाहर का यात्री था, कहाँ का मोरक्को का, इसलिए उसने पहले कभी भी नारियल और पान को ना देखा, ना मतलब देखा नहीं था। उसके बाद जब भारत आया उसने देखा कि नारियल और पान जैसी कोई चीज होती है, जिससे मतलब कि जैसे पान होता है वो चबा के खाया जाता है सुपारी के साथ, वही नारियल को पानी के होता है जिससे पिया जाता है। उसके पहले मालूम नहीं था। जब भारत आया तो उसने जैसे जानकारी मिली तो वो आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने वृत्तांत के अंदर लिखा। वृत्तांत के अंदर जो लिखा, जो उसके पाठक थे उनको भी इन चीज के बारे में मालूम नहीं था, जिससे बात करें जो पाठक थे उसकी वजह से रुचि बढ़ी थी इन चीजों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं किस प्रकार से इब्न बतूता ने वर्णन किया है। जैसे दो ऐसी वनस्पति उपज जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे, पान के बारे में वर्णन करता है इब्न बतूता। मतलब अब हम चर्चा करते हैं कि जो इस चैप्टर के अंदर जो इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो इस स्लाइड के अंदर पहला क्वेश्चन ये बनाया जाएगा कि किस यात्री ने पान और बात कर नारियल के बारे में चर्चा की, या फिर बन सकता है कि जो यात्री था इब्न बतूता उसने किन दो वनस्पतियों के बारे में चर्चा की है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आ सकता है कि जो इब्न बतूता था उसने पान के बारे में किस प्रकार वर्णन किया है। चलिए अब हम देखते हैं। आप में से सबको ये मालूम होगा कि पान किस प्रकार खाया जाता है, उसके अंदर क्या डाला जाता है। आपको सिर्फ ये एक बार रीड करना है, उसके बाद आप एग्जाम में आराम से लिख देंगे अगर क्वेश्चन आया तो। ठीक है, दो ऐसे वनस्पति, ये इंपोर्टेंट भी है, जैसे अभी हमने इसकी चर्चा कर दी। पान ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर की तरह उगाया जाता है। मतलब कि जो इब्न बतूता था जो पान की तुलना अंगूर के साथ की है। पान कोई फल नहीं होता है, इसे केवल इसके पत्तियों के लिए उगाया जाता है। आगे बात करें प्रयोग की विधि, मतलब इसे किस प्रकार से खाया जाता है और किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे खाने से पहले सुपारी, मतलब कि जायफल जैसी सुपारी होती है, इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत के अंदर लिखा है। सुपारी ली जाती है, इसे तब तक तोड़ा जाता है जब तक कि इसके छोटे टुकड़े नहीं हो जाते हैं। मतलब सुपारी खाने के बाद उसके छोटे टुकड़े जब तक नहीं होता तब तक उसको तोड़ा जाता है। उसके बाद इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है और उसके बाद पान की पत्तियों के साथ चबाया जाता है। मतलब जो सुपारी टूटने के बाद पान की पत्ती होती है उसके साथ चबाया जाता है। इसके प्रकार जो इब्न बतूता था उसने वर्णन किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि जो इब्न बतूता यात्री था उसने अपने वृत्तांत के अंदर किस प्रकार से नारियल का वर्णन किया, उसको अब हम समझते हैं। जैसे नारियल मानव सिर जैसे गिरीदार फल, मतलब कि जो नारियल था वो मानव सिर के जैसे गिरीदार फल था। और नारियल का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है, ये वृक्ष स्वरूप में सबसे अनोखे, प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों में से एक थे। विस्मयकारी मतलब आश्चर्य मतलब होता है, ऐसा वृक्ष था। ये हूबहू खजूर के वृक्ष जैसे दिखते थे, इनमें कोई अंतर नहीं था सिवाय एक अंतर के, एक से कष्ट का फल प्राप्त होता है, दूसरे से खजूर। मतलब कि जो नारियल था वो खजूर के फल जैसा दिखता था, मतलब खजूर के पौधे जैसा। अंतर ये था कि एक से खजूर प्राप्त होती है, दूसरे से नारियल, यही अंतर था सिवाय एक अंतर के, कष्ट मतलब नारियल। ठीक है, अब नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है। आप सब जानते हैं नारियल सभी ने देखा है किस प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें भी मानव दो आंखें तथा एक मुख है
और जो अंदर का भाग हरा होने की मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। जैसे इस प्रकार जो नारियल है इस पर डॉट लगे हुए नहीं होता है, इसलिए जो इब्न बतूता था उसने वर्णन किया है कि जो नारियल होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है और इससे जुड़े रेशों के बाल जैसे दिखाई देते हैं। आप सब जानते होंगे जो रेशे होते हैं इस प्रकार से ऊपर से सारा जो नारियल के ऊपर होता है वो रेशे की तरह देखते हैं। इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, जैसे इसमें रस्सी बनाते हैं, जो रेशे होते हैं उससे रस्सी बनाई जाती है। वहीं लोहे के कीले के प्रयोग के बजाय जहाजों को सीलते हैं, मतलब कि जो जहाज होते हैं उसके सीलने में प्रयोग किया जाता है। किसका? जो इसके नारियल के ऊपर जो रेशेदार होते हैं ना बाल की तरह उसका। और वह इससे बर्तनों के लिए रस्सी बनाते हैं, मतलब कि जैसे टोकरी वगैरह बनाई जाती है ना, वो ये किससे बनाई जाती है? जो नारियल के रेशे होते हैं उससे। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने क्लास देखी। थैंक यू सो मच।